गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं बात करूंगा स्लीप एपनिया के बारे में, जो रात में आपको सांस में दिक्कत हो जाती है, जो आप लंबे लंबे खर्राटे लेते हैं, जो खर्राटे लेते हैं सांस में रुकावट होती है, नींद खुल जाती है, फिर खर्राटे चालू होते हैं, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूंगा मैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या जो आप बहुत खर्राटे लेते हैं, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको लेके चलता है। नंबर 1 पर आता है स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपको ओएसए है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या आप बहुत जोर से खर्राटे रात में लेते हैं और बीच बीच में आपकी सांस रुकती है, तो स्ट्रोक या जिसे लकवा कहते हैं एंड या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स, जिसमें कुछ क्षण के लिए आपकी जो ब्रेन है उसकी ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। तो जो ओएसए है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक दोनों की संभावना बढ़ाता है। द सेकंड वन इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर हम देखें तो हार्ट की बीमारियों में दिस इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द सेंस कि हमारी जो हार्ट है उसको सप्लाई करने के लिए कुछ आर्टरीज होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। साइंटिफिकली जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें कोरोनरी आर्टरी की डिजीज का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल जो ना फ्लक्चुएट होता है, जो नीचे की तरफ जाता है, तो आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो वास्तव में अथीरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ जाती है और ये जो आर्टरीज हैं इनके अंदर प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर प्लेक्स बनेंगे, अथीरोस्क्लेरोसिस होगी, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो जाएगी एंड अल्टीमेटली दिस इज द वन जो बहुत सारे जो सिम्टम्स लेके आएगी। द सेकंड वन इज द हार्ट फेलियर और द इरेगुलर हार्ट बीट। चूंकि आपको खर्राटे आते हैं, आपकी सांस रुक जाती है, आपकी फिर सांस चालू होती है, आपको फिर खर्राटे आते हैं, फिर सांस आपकी रुक जाती है, फिर आपकी नींद खुल जाती है। यह क्रम पूरी रात आपको चलता चला जाता है। अगर आपको स्लीप एपनिया है तो अगर इस तरह का है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नीचे की तरफ आता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल फ्लक्चुएट होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो जैसा मैंने कहा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। इसके चलते आपके हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी। अगर आपके जो ना एक होल्टर की मॉनिटरिंग की जाए और आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो होल्टर मॉनिटरिंग से क्लियर होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। इनफैक्ट अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या और कोई प्रॉब्लम हो, साथ में स्लीप एपनिया डेवलप हुआ, तो हार्ट फेलियर होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा भी मानती हैं कि अगर आपको स्लीप एपनिया है, आपकी स्लीप में यह प्रॉब्लम है कि आप खर्राटे लेते हैं, उस खर्राटे के बाद आपकी सांस रुक जाती है, आपकी सांस फिर से चालू होती है, आप फिर खर्राटे लेने लगते हैं, फिर आपकी सांस रुकती है, आपकी नींद फिर खुल जाती है, यही क्रम पूरी रात चलता चला जाता है, तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की बीमारी होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो आपको हार्ट अटैक होने की जो संभावना है वो हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है या ये हार्ट अटैक होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, आप जो ना इस तरह के खर्राटे लेते हैं जिसमें सांस रुकती है, तो वास्तव में आपको जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सामने आएगी, जो हाइपरटेंशन है वो डेवलप होगा एंड आप देखेंगे कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और उसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह का जो स्लीप एपनिया है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है जिसमें आप जोर के खर्राटे लेते हैं और बीच में सांस रुकती है, तो ये वास्तव में बहुत सारी बीमारियों के लिए एक इनविटेशन कार्ड जैसा काम करता है। हार्ट की बीमारी इज द वन एंड ब्लड प्रेशर की बीमारी इज द टू जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नो, जहां तक पेट के अंदर एसिड का सवाल है, ये एसिड नॉर्मली हमारी खाने की नली के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर आपको इस तरह का स्लीप एपनिया है जिसमें आप इतने खर्राटे लेते हैं, रात में कई बार आपकी नींद खुलती है इन खर्राटों के चलते, तो ऐसा माना जाता है दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो वाल्व है जो खाने की नली और खाने की थैली के बीच का, ये वाल्व लूज हो जाएगा। अगर ये वाल्व लूज हो जाएगा तो खाने की थैली का एसिड है ये चढ़ के खाने की नली में आएगा। अगर ये खाने की नली में आएगा ये एसिड, तो धीरे धीरे आपको
GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, ये वास्तव में डेवलप हो जाएगी। इन आपको यहां जलन, खट्टी डकार, खट्टा पानी गले में आ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको डेवलप हो जाएंगी। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, आपको इतने खर्राटे आते हैं, आपकी सांस बीच में रुक जाती है, फिर आपकी जो न सांस चालू होती है, फिर आपको खर्राटे आते हैं, आपकी सांस फिर रुक जाती है, ये क्रम आपको ऐसे चलता चला जाता है, तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बीच बीच में बहुत नीचे के लेवल पर चला जाता है, और इससे आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब हो जाता है तो डायबिटीज मेलाइटिस होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है एंड आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वन फाइन मॉर्निंग आप देखेंगे कि आपने ब्लड शुगर चेक की एंड वो 160 निकल आई। तो जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसकी संभावना या उसके आने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपको खर्राटे इस तरह के लेने की आदत है। तो अगर आप ऐसे खर्राटे लेते हैं जिसमें बीच में आपकी सांस रुकती है, आपको स्लीप एपनिया अगर डेवलप होता है, तो इससे ऑक्सीजन का लेवल चूंकि बॉडी में कम होता है तो आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है दिन के समय या मेमोरी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी होती हैं। आपकी जो मेमोरी है उसका रिटेंशन नीचे आता है, आपकी जो मेमोरी है वो कम हो जाती है, इन आपका कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो पुअर होने लगता है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का स्लीप एपनिया है वो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स लेके चलता है। जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं। जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उनमें से टेस्टोस्टेरोन इज द वन जो हमेशा अफेक्टेड होने की संभावना होती है। अगर इनको देखें तो बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है अगर आपको इस तरह की स्लीप एपनिया है तो। और ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन जो स्लीप एपनिया के साथ देखा जाता है। नाउ अगर ये जो प्रॉब्लम है लगातार बनी हुई है, ये लगातार आपको जो सांस की इस तरह की दिक्कत हो रही है, रात में बार बार आपकी सांस रुकती है, फिर खुलती है, फिर रुक जाती है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे होता है, ऑक्सीजन का लेवल फ्लक्चुएट होता चलता चला जाता है, तो डे टाइम में आपके जो मूड है वो भी फ्लक्चुएट होता है। और वो जो मूड जो आपका फ्लक्चुएट होगा लंबे समय तक, तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि आपको डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है उसकी संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें सडन डेथ का जो इंसिडेंस है फॉर नो रीजन वो हमेशा ज्यादा होता है कि फॉर नो रीजन सडन डेथ हुई, रिवाइव भी नहीं हो पाए। बच्चों में जहां तक सवाल है उनमें भी स्लीप एपनिया देखा जाता है, लेकिन बच्चों में ऐसा माना जाता है कि इसके चलते हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, इनकी जो ग्रोथ है वो पुअर होगी और जो इंटेलिजेंस है उस पर फर्क पड़ता है। इन वास्तव में इंटेलिजेंस नीचे की तरफ आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो स्नोरिंग है, जो सामान्यतः जो एक खर्राटे लिए जाते हैं वो रिदमिक होते हैं, वो कोई कॉम्प्लिकेशन लेके नहीं चलते हैं। इन एक हल्के से खर्राटे बहुत लोगों को आते हैं, लेकिन लाउड स्नोरिंग, जोर के खर्राटे और उसके चलते ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाना, बीच बीच में सांस का रुक जाना, फिर झटके से सांस का तुरंत चालू होना, फिर खर्राटे चालू हो जाना, फिर सांस का रुक जाना, ये वास्तव में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको लेके चलती है। बहुत सारी बीमारियों के लिए ये इन्विटेशन कार्ड का काम करती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस उसके लिए आपको समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो इन चीजों को समझने में आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।